चलिए पहला टॉपिक हम यस लोग सर। का है मेरे सामने, आइसोटोप्स है। इसको हम लोग समझते हैं क्या था, आइसोटोप्स को अच्छे से समझते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए, इससे क्वेश्चन भी आता है तो याद रखेंगे आप लोगों का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है एवं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट यानी अलग अलग होता है। डिफरेंट यानी अलग अलग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक बोलते हैं। अगर बात आई कि आइसोटोप्स यानी समस्थानिक का खोज कौन किए थे, तो इसके इन्वेंटर यानी खोजकर्ता थे फ्रेडरिक सॉडी। कौन थे, फ्रेडरिक सॉडी थे, फ्रेडरिक सॉडी। तो आइसोटोप्स को आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए, दो एलिमेंट मान लिया जाए, ले लिए एक्स और एक्स, दो एलिमेंट ले लिए, क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो जैसे एटॉमिक नंबर कुछ भी ले लिए, मान लीजिए यहाँ 10 10 तो सेम हो गया, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वह क्या होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए इसका 12 है तो इसका 13 या 15 कुछ भी हो सकता है। तो इसको देखने के बाद क्या मिला, इसको देखने के बाद मिला क्या कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, यानी समस्थानिक कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। जिनका आवाज कट रहा है प्लीज बंद कर लीजिए माइक को। चलिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का, आइसोटोप्स का। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स कौन कौन है, तो उसको देख लीजिए। हाइड्रोजन के बारे में पहले सुन लीजिए। हाइड्रोजन का इन्वेंटर कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो थे हाइड्रोजन के इन्वेंटर थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है उसको देखिएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। जेड कितना, नीचे वाला को जेड कहते हैं, ऊपर वाला को ए कहते हैं। यानी जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और ए का मतलब एटॉमिक मास होता है। तो जेड कितना है, 1 है, तो पी यानी प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जेड बराबर पी बराबर ई हो गया। तो आपसे पूछा कि अगर एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 1, तो प्रोटॉन कितना, तो 1, इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात आता है तो न्यूट्रॉन बराबर याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, 1 हो गया ऊपर में, और यहाँ जेड कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं, जो क्या है, उसके पास न्यूट्रॉन 0 है। किसके पास न्यूट्रॉन 0 है, तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 है। लेकिन ये वाला रूल जो लिखे हैं इसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यही जो है आपको हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और आपको निकलवा देगा। आपको यहां तक आपको कोई दिक्कत, नोट करना है, नो सर। नोट करते चलिए आप लोग। एक आदमी माइक कट रहा है, सुनिए, जिनका माइक का आवाज कट रहा है प्लीज माइक बंद कर दीजिए, वो उनके वजह से इंटरेस्टिंग खत्म हो जाएगा क्लास का। प्लीज सपोर्ट मी, इसको नोट कर लिए। अब देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स कौन कौन है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, याद रखेंगे। पहला है प्रोटियम, प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्रिटियम। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख दिए। तो एटॉमिक नंबर सबका तो सेम ही रहेगा, और एटॉमिक मास सबका क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यही हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप्स है। इसी को लिखने के लिए ऐसा भी तरीका अपनाया गया, पी लिख के, प्रोटियम नाम है तो P11 कर दीजिए, और यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो 1 और 2 कर दीजिए, और यहाँ पे ट्राइटियम है तो T लिखकर 1 और 3 लिख दीजिए। तो इस बात में कोई डाउट किसी को बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब बात आता है क्या, ट्राइटियम जो है यह रेडियो एक्टिव है, याद रखना है, रेडियो एक्टिव है ट्राइटियम। इसको भी नोट कर लेंगे अच्छे से। तो अब आगे देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए हो गया। अब देखते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसका होता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसका होता है,
तो याद रखेंगे पोलोनियम का होता है, पोलोनियम का सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा संख्या में आइसोटोप्स होता है। कितना होता है? तो 27 होता है, 27 होता है इसका आइसोटोप्स। क्लियर हो गया आइसोटोप्स? क्लियर हो गया आइसोटोप्स? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों के पास टॉपिक है आइसोबार्स का। आइसोबार्स का टॉपिक है हमारा। आइसोबार्स यानी इसको हम समदाब कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? समदाब। यही क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोग को आया था, प्रेशर से रिलेटेड ऑप्शन दे दिया था एमसीक्यू में, तो हमारे अतुल्या जी फंस गए थे इस सवाल में। तो आइसोबार्स क्या होता है? समदाब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब जस्ट ये आइसोटोप्स का क्या है? तो उल्टा है। जैसे क्या उसमें होता था एटॉमिक नंबर सेम होता था, इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता था, तो इसमें कहिएगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। इसको नोट करिए। जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए, एग्जांपल दिया जाए तो मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसे एग्जांपल है, अब पीटी में बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कोई एलिमेंट लिया गया जिसका एटॉमिक नंबर 15 ले लिए और एक जो है 18 ले लिए, बहुत बढ़िया, 15 और 18 ले लिए, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया, लेकिन ऊपर में जो एटॉमिक मास होगा वह एकदम सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 23, तो इसका भी 23 ले लिए। इस एग्जांपल को आप देखिए, बहुत एग्जांपल आपको और भी मिलेगा इसी तरह का, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो आइसो यहाँ पे समदाब यानी कि प्रेशर, यहाँ पे शॉर्ट में कहीं प्रेशर भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन में हेल्प मत करेगा। हो गया नोट? यस सर। और देखिए थोड़ा सा हम लोग और प्रेशर के बारे में जान लेते हैं, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर के बारे में अगर जानते हैं, प्रेशर बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोर्स का यूनिट होता है हम लोग का न्यूटन होता है। और एरिया, तो जब भी देखिए एरिया निकालते हैं तो लेंथ टू ब्रेथ यूज करते हैं, तो क्या होता है? लेंथ यानी कि एक डिस्टेंस है तो मीटर होगा, अब ब्रेथ एक प्रकार का डिस्टेंस है तो मीटर होगा। तो बताए थे मैथ का फॉर्मूला भी मेरा सब क्लास मिक्स होता है, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एम प्लस एन मैथ में फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 1 है पावर में, और जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए ना, तो एम स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। एरिया का ये हो गया। इसी को लिखने का तरीका है क्या? इसके ऊपर भेज दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसी को लिखने का तरीका है डिवाइड में, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं, पास्कल कहते हैं। इसको क्लियर कर लीजिए। अब देखिएगा एक और चीज, प्रेशर का एक और फॉर्मूला पढ़े हुईएगा, H इंटू डी इंटू जी होता है, H इंटू डी इंटू जी होता है। H हाइट, D डेंसिटी और G ग्रेविटी। G कैपिटल है जिसका वैल्यू बताए हुए हैं 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये हो गया हमारा क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़े हैं आप, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं मास बाई वॉल्यूम। मास को क्या कहते हैं? केजी कहते हैं। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अब तीनों किस में है? मीटर में ही है, क्योंकि तीनों एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है, पावर सब पर 1 है। तो जब बेस सेम है तो जोड़ दीजिए ना, तो मीटर क्यूब यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाई वॉल्यूम, यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अब शॉर्ट में लिखिएगा केजी को तो ग्राम, और मीटर को लिखिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी तो होता है डेंसिटी का यूनिट। तो आपको यहां तक बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? यस सर। एक्स्ट्रा साउंड प्लीज बंद करिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आइसोबार्स क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं किसको? तो आइसोटोन्स को। अब आइसोटोन्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। आइसोटोन्स, इसका मतलब याद रखना है आपका, न्यूट्रॉनिक यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, जिसका न्यूट्रॉन सेम हो जाए। याद रखेंगे इसमें क्या होगा? वनली याद रखेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा इक्वल, इक्वल हो जाएगा। जैसे कोई भी एलिमेंट लिया जाए, मान लीजिए ऑक्सीजन 8 और यहां 16 ले लीजिए,
और मान लीजिए एक और एलिमेंट यहाँ पे कोई लेते हैं, जैसे अब मान लीजिए x कोई एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 18। इस तरह का कोई दो एलिमेंट ले लिया गया आपको, मान लिया जाए, और कहा कि किसका एग्जाम्पल है। तो आप जब देखने चलिएगा किसका एग्जाम्पल है, तो देखिएगा कि एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है, और हमारा आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम होता था, मतलब आइसोटोप्स भी नहीं है। अब देखेंगे आइसोबार्स है क्या, तो नहीं, आइसोबार्स भी नहीं है। क्या आइसोबार्स में क्या, बार्स मतलब उसका एटॉमिक मास बोलते थे, यानी कि वो भी सेम नहीं है। तो क्या है भाई, चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो निकाला गया 6, यहाँ बताए थे आपको कि नीचे वाला को जेड कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, और ऊपर वाला को ए कहते हैं। तो जब बताए थे कि जेड बराबर पी बराबर ई, इसका निकालिएगा तो इसमें 8 प्रोटॉन, एक एक चीज को क्लियर करना है। जेड हमारा 8 है तो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए तो इसमें तो क्लियर हो गया, लेकिन अब इसमें निकालिएगा जेड बराबर पी बराबर ई, तो क्या कहिएगा, 10 10 10, दोनों का अलग अलग है। लेकिन हमको तो चेक करना है न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन का क्या हाल है। तो न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड है, तो इसमें चेक करिए, ए कितना है 16, 16 माइनस 8 यानी कि 8 हो गया। इसमें चेक करिएगा तो यहाँ पे भी कहिएगा 18 माइनस 8, 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन सेम है। तो इसको एग्जाम्पल किसका मानिएगा, आइसोटोन्स का एग्जाम्पल मानिएगा, कहिएगा यह आइसोटोन्स है, यानी इसमें न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, तो आइसोटोन्स भी क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अब हम लोग देखते हैं आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स, अब कार्बनिक बहुत सारा कंपाउंड है, और बहुत सारा कंपाउंड है, तो बहुत सारा कंपाउंड है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका स्ट्रक्चर सेम हो जाए। यानी कि आइसोमर्स का मतलब याद रखेंगे आप, खाली देखिए ये वाला बात अगर सिर्फ याद रखेंगे तो सवाल अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका। सेम स्ट्रक्चर, यानी जिसका स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि कोई किसी का इमेज बनाते हैं, जैसे लीनियर बन गया और उसका भी लीनियर बन गया, तो क्या हो जाएगा, उसको आइसोमर्स कहेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सेम है। तो आइसोमर्स में आपको याद रखना है सेम स्ट्रक्चर। अगला टॉपिक है हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसको। अब देखिए नाभिकीय संलयन, थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं सन के बारे में। सन क्या है हम लोगों का, एक प्रकार का स्टार है, तारा है। सन प्लेनेट नहीं है हम लोगों का, स्टार है यानी कि तारा है। सन में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26% हम लोगों का हीलियम पाया जाता है, और अदर गैसेस 3% है, अदर गैसेस 3% है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है, 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम आयन बनाते हैं, एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। और होता क्या है, और यहां से वो क्या करते हैं, एक एनर्जी तैयार करते हैं, एक ऊर्जा तैयार करते हैं। और वही एनर्जी यानी कि वही लाइट, किसी भी प्लेनेट का अपना लाइट नहीं है, सन ही क्या करते हैं, सभी प्लेनेट को अपना लाइट देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। तो नाभिकीय संलयन पता चला कि हाइड्रोजन के 4 एटम टूटकर हीलियम का एक जो है आयन बनाते हैं, एक नाभिक बनाते हैं। वहीं से क्या होता है, हम लोगों का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और यानी कि हम लोगों का लाइट यानी कि सनलाइट बनता है और सभी प्लेनेट को मिलता है। अब आता था इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल को याद रखने का हम लोग 2 तरीका अपनाए। हस याद रखते थे, हाइड्रोजन, यानी कि देखिए इसमें हाइड्रोजन भी तो है, तो पूछता है कि सूर्य जो है, सनलाइट जो है, कौन से प्रोसेस के द्वारा अपना एनर्जी तैयार करते हैं। तो याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोजन सन में है। और हाइड्रोजन से पता चला कि हाइड्रोजन जो बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है। अब इसी में कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का इन्वेंटर हेनरी कैवेंडिश थे, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब का बात आएगा तो एडवर्ड टेलर और यंग, एडवर्ड टेलर एंड यंग,
ये क्या किए थे, तो 1952 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए थे, इन्वेंट किए थे, यूएसए के रहने वाले थे हाइड्रोजन बम के इन्वेंटर। तो आपको याद यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीखना है यहाँ पे कि सन जो है एनर्जी अपना तैयार कैसे करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से, और हाइड्रोजन बम जो है कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन। कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. चलिए आगे देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन को। न्यूक्लियर फिजन, हिंदी में कहा जाता है इसको नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अब देखिए क्या होगा, उसमें क्या होता था, 4 हाइड्रोजन एटम टूटकर एक ही बड़ा सा बना लेते थे। इसमें जस्ट उसका उल्टा, इसमें उसका जस्ट उल्टा, पहले से ही एक बड़ा सा होगा और टूट जाएगा अलग अलग में, यानी विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, फिजन हो जाएगा। अब देखिएगा, तो इस पे अगर पूछेगा कौन कौन से है, तो परमाणु बम, परमाणु बम जिसको हम क्या कहते हैं, एटम बम के नाम से जानते हैं, एटम बम। यानी हमारा एटम बम जो है वह न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। एटम बम का इन्वेंटर आपसे पूछा गया तो याद रखिए ऑटो हॉन ल्यूवेनॉक। ऑटो हान याद रखेंगे, ऑटो हान। परमाणु बम एटम बम का आविष्कारक कौन थे, एटम बम का ऑटो हान थे। एडवर्ड टेलर किसका थे, हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम का सर। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब याद रखेंगे आपको क्या, इसका यूज कहाँ किया गया था, इसका यूज किया गया था 6 अगस्त 1945 को, और ये को किया गया 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को कहाँ किया गया, तो जापान के जो हिरोशिमा पर, यानी हिरोशिमा जापान का एक शहर है, वहीं पे यूएसए के द्वारा किया गया था। यूएसए के द्वारा 1945 में किया गया था। पहला वाला जो था उसका नाम क्या रखा गया था, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय रखा गया। थोड़ा सा आप लोग साउंड को ठीक से रखिएगा, साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। और 9 अगस्त को कहाँ हुआ था, नागासाकी, ये भी जापान का ही एक शहर है, और इस पर जो आया था फैटमैन। तो याद रखना है, पहले छोटा बच्चा आया, उसके बाद तब मोटा आदमी आया, छोटा बच्चा उसके बाद मोटा आदमी, ठीक है। और 9 अगस्त और 6 अगस्त ये कब हो रहा था, क्यों हो रहा था, तो चल रहा था उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो आपका हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और 37 कंट्री इसमें शामिल हुआ था। उस समय तक का इतना बड़ा उससे पहले युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इसको वर्ल्ड वार नाम दिया गया, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसका होने का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं से ये आग सुलगता गया और ये लड़ाई बढ़ता गया। तो 37 कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था। अगर बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार का, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 के बीच में। इसमें 61 कंट्री भाग लिया था, 61 कंट्री। इसका होने का कारण क्या था, तो याद रखेंगे जपो, छोटा सा ट्रिक है, कॉमेडी कर सकते हैं इसको। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, पोलैंड पर। सर जी से जर्मनी। हाँ जो भी याद रखिए, जैसे सॉरी फ्लो में जो है, हाँ जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया। आपको याद रखना है जर्मनी का कैपिटल क्या है, तो बर्लिन है, बर्लिन। और बर्लिन जो है स्प्री रिवर के किनारे है। लेकिन पोलैंड पूछा गया तो पोलैंड का कैपिटल पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो कैपिटल हो जाएगा पोलैंड का वारसा, वारसा हो जाएगा कैपिटल पोलैंड का। और सेकेंड वर्ल्ड वार होने का कारण क्या था, तो जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया था,
और कितने कंट्री, 61 कंट्री। और इसी में क्या किया गया था, यूएसए के द्वारा किस पे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम पटक दिया गया था, जिसका असर आज भी जापान में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर किए। आपको एक चीज शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, पूछा गया हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पर काम करता है और एक सन का एनर्जी किस पर बनता है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए कि एटम बम किस पर काम करता है, तो तुरंत बोलेंगे किस पर, न्यूक्लियर फिजन पे। फ्यूजन पर। अब देखिए भैया कैसे कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन के पास देखिए तो कितना टेम्परेचर है, बताए थे 6000 डिग्री सेल्सियस है उसके साइड में, और अंदर में 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो इतना टेम्परेचर है जब हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन कहाँ है, सन के पास है, तो क्या होगा, फ्यूज तो करेगा ही ना। तो फ्यूज तो करेगा ही ना, जितना टेम्परेचर है तो फ्यूजन। और जब फ्यूजन क्लियर हो गया तो एटम बम किस पर, फ्यूजन। जब भी दो गो में डाउट हो तो एक को क्लियर कीजिए अच्छे से, और एक को अपने आप देखिए उससे हटा दीजिए, क्लियर हो जाएगा वो। तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, आज सुपर संडे है आपको पता है। अब हम लोग काम करते हैं किसका, पीरियोडिक टेबल पर बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या था, कैसे आया ये, इस पर हम लोग बात करते हैं। पीटी का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। दीपक जी आपको क्लियर समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल, इसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। पीटी का शुरुआत कैसे हुआ, तो देखिए पीटी का शुरुआत हुआ, डोब्रेनर जो थे, डोब्रेनर सबसे पहले पीटी को बनाने की कोशिश किए, पीटी को अरेंज करने की कोशिश हमारा डोब्रेनर किए थे, लेकिन यह जो है असफल हो गए। यह असफल हो गए। जब असफल हो गए तो रसिया के वो थे हमारे अंकल जी, उनका नाम था दमित्री मेंडलीव। दमित्री मेंडलीव, दमित्री मेंडलीव रसिया के थे, याद रखेंगे कंट्री इनका पूछा जाता है। दमित्री मेंडलीव कहाँ के थे, रसिया के थे। बाजी मार लिए, अगला गलती करेगा तभी आप सफल होंगे। आप भी एग्जाम में जब भी जाएंगे तो देखिए कि आप अपने आप को कोशिश करेंगे, स्कोर बिल्कुल नहीं खोना है, स्कोर बिल्कुल नहीं खोना है, एकदम एमएस धोनी जी की तरह एकदम सिंगल डबल पर ध्यान देंगे। 1 नंबर का भी क्वेश्चन है उसको भी सावधानी से बनाएंगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन उसको भी सावधानी से बनाएंगे, और एकदम स्कोरर बनेंगे, स्कोरर। क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि कॉम्पिटिटिव में कैसे 0.33, 0.61 ऐसे स्थिति से लोग जो है बाहर होते हैं, होते लगातार होते आ रहे हैं। तो रसिया के थे दमित्री मेंडलीव। जैसे ही फेल हुए डोब्रेनर तो ये कहे कि अब हम काम करेंगे, अब हम जो है ना इनका वाला काम को सफल बनाएंगे और हम पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे। तो दमित्री मेंडलीव क्या किए, तो पीटी बनाए, पहला पीटी बना दिए, पहला पीटी बना दिए। कौन, दमित्री मेंडलीव। दमित्री मेंडलीव बना दिए। और कहां के रहने वाले थे, रसिया के रहने वाले थे। इनके समय में ग्रुप कितना था और पीरियड कितना था, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इनके समय में 7 ग्रुप था, याद, सॉरी माफ कीजिएगा, 9 ग्रुप था। सर 7 पीरियड 9 ग्रुप। हाँ, 9 ग्रुप था और 7 पीरियड था। तो 9 ग्रुप और 7 पीरियड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है आपको 63 एलिमेंट। 63 एलिमेंट। अब पूछा जाता है कि दमित्री मेंडलीव के समय में कितना जो है एलिमेंट का खोज हो चुका था, तो याद रखेंगे 63 एलिमेंट का 60। और पूछा जाता है इनका पीरियोडिक जो टेबल था वह किस पर बेस्ड था, तो एटॉमिक मास पर बेस्ड था। एटॉमिक मास कहने का मतलब परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड था, परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इतना इसमें क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीटी कौन दिए, मॉडर्न पीटी, मॉडर्न पीटी जो दिए थे हेनरी मॉसले दिए थे। हेनरी मॉसले दिए थे। कब दिए थे, 1913 में।
1913 में दिए थे, और इनका बेस्ड क्या था, किस पर आधारित था, तो एटॉमिक नंबर पर आधारित था, एटॉमिक नंबर पर आधारित था, यानी परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर आधारित था। अभी एक क्वेश्चन खूब वायरल होता है और खूब पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जा रहा था, ऑफलाइन वाला में पूछ रहे थे कि एटॉमिक नंबर का इन्वेंटर कौन थे। एटॉमिक नंबर मोस्टली हेनरी मोसले, हेनरी मोसले थे। तो एकदम डाउट नहीं करेंगे। अभी मॉडर्न वाले में अगर बात करें, इसको नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा सब लोग। अगर बात करें मॉडर्न पीटी में कितने ग्रुप, कितने जो है पीटी में कितने ग्रुप है और कितने अगर हम बोलेंगे पीरियड है, तो आपको याद रखना है कि 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है। ग्रुप कितना है, 18th ग्रुप है। और हमारा पीरियड कितना है, तो पीरियड 7 है। पीरियड आज भी कांस्टेंट है, 7 ही है, उस समय भी सावित्री मेंटली में 7 ही था। एक ग्रुप का थोड़ा सा क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। प्लीज माइक बंद कर लीजिएगा जिनका भी प्लीज रिक्वेस्ट है। चलिए इसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सब एलिमेंट्स को थोड़ा देखते हैं, सब कुछ को देखते हैं। पीटी के बारे में और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको जानना चाहिए। क्या फर्स्ट ए ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को, यानी कि क्षारीय धातु के नाम से। लेकिन सेकेंड ए वाले को क्या बोलते हैं, तो अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। अब अगर बात करें हमारा 17th ग्रुप को, 18th ग्रुप को अगर बात करें, 16th, 17th और 18th, तो 18th ग्रुप वाले को क्या कहते हैं हम लोग, इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस ये ऐसा है कि किसी से रिएक्ट नहीं करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको नोबल गैस, इनर्ट गैस इसके नाम से जानते हैं। अब अगर बात है 17th ग्रुप को, 17th ग्रुप में इसमें कौन कौन है, अगर बात करें 18th ग्रुप में, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इस ग्रुप में है। फिर अभी डिटेल से हम उसका अध्ययन करेंगे। 17th ग्रुप की बात करेंगे, इसमें कौन कौन है, इसको नाम देते हैं हम लोग हैलोजेंस, हैलोजेंस। और अभी भी हैलोजेंस जो बल्ब भी बन के आते हैं उसमें भी इसका इसी एलिमेंट सबका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं हैलोजेंस ग्रुप, हैलोजेंस। कौन कौन है इसमें, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर कल बाहराइट, एंटीट्रिक, सभी थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। 16th ग्रुप कौन सा है, तो 16th ग्रुप की बात करेंगे तो ये है मेरा ऑड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑड स्टाइल से टीपो, इस पर भी बात करेंगे। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है पीटी का, उसको आपको जरूर जानना चाहिए। और बात करें ब्लॉक का, पीटी में कितने ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक जनरली 4 है, SPDF, SPDF हम लोग बोलते हैं। KLMN लेकर भी चलते हैं, KLMN, और उसको हम लोग सब टॉपिक मतलब से लेकर चलते हैं, इसको मतलब सब पार्टिकल में SPDF को लेकर चलते हैं। तो जैसे S में पूछा गया, P में पूछा गया हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक तरीका बताए थे हम आपको, फॉर्मूला 2n², 2 इंटू n के जगह पर 1 बैठा दीजिए तो 1 का स्क्वायर पहला वाला है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा वाला घर में न घुस गए हम, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तीसरा वाला घर में कितना हाईएस्ट रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यानी 18 हो गया। और इस वाला में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला यही, n के जगह पर बैठा रहे हैं 4, क्योंकि 1 2 3 4, चौथा घर में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 इसमें हाईएस्ट। अब सोचिए आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, अगर एक आदमी आएंगे तो कहां बैठाइएगा, इसमें बैठा दीजिएगा, फर्स्ट वाले में। अगर 2 आदमी भी आ गए तो क्या करेंगे, इसी बैठाएंगे। लेकिन जैसे ही 3 आदमी आएंगे तो पहले 2 आदमी को इसमें सेट करेंगे, 1 आदमी को इसमें सेट करेंगे। अगर मान लीजिए 11 आदमी आ जाते तो क्या करते, 2 गो को पहले इसमें और 8 गो को इसमें, 2 8 10, अभी भी 1 आदमी बचे हुए हैं तो चले जाएंगे डी वाले ब्लॉक में। तो इसी तरह से क्या होता है, एलिमेंट को हम लोग सेट करते हैं। अभी पढ़ेंगे एलिमेंट तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी जैसे मान लीजिए हम सोडियम लिए, अभी सोडियम पर ही बताए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 में टूटेगा। तो इसका मतलब क्या, पहला वाला घर में 2, दूसरा वाला में 8 और तीसरा वाला में 1 होगा।
उसी तरह का अगर मान लीजिए पोटेशियम देता है, फास्फोरस देता है, तो यहाँ पे कहेंगे कितना 15 होता है, 2 8 5 में टूटेगा, तो 2 यहाँ 8 यहाँ 10 हो गया, अभी 5 बच्चे हुए हैं, इसमें तो क्षमता इसका कितना है 18 व्यक्ति का, यानी कि 5 को इसमें सेट करेंगे। तो चलिए, तो ब्लॉक आपको याद रखना है SPDF, फिर ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ भी नहीं फंसेगा, पूरा क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक ट्रांजिटिव होता है इसमें, ट्रांजिटिव ग्रुप किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव मेटल। तो ट्रांजिटिव मेटल के नाम से जैसे ही पता चला तो याद रखेंगे ब्लॉक डी वाला को बोलते हैं ट्रांजिटिव मेटल, ब्लॉक डी वाला को। अब क्यों बोलते हैं कि इस जो ट्रांजिटिव मेटल इन ब्लॉक डी वाला जितना एलिमेंट है सब जो है ना एक से अधिक वैलेंसी को लाई करता है, यानी वैलेंसी भी पढ़ाएंगे अभी, तो एक से अधिक वैलेंसी को लाई करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे सोडियम को अभी देखे थे 281 में टूटा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में था, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, ऑक्टेव पूरा करने के लिए दे देता है किसी को, तो दे देगा ऑक्टेव पूरा करने के लिए, तो क्या कहिएगा इसको कि लास्ट में एक दे दिया है, तो जो लेता है देता है जो शेयरिंग करता है वही उसका वैलेंसी होता है, तो उसका वैलेंसी कितना 1 हो गया। एक तरीका तो ये भी है निकालने का, और एक तरीका ये भी क्या है, उसे ग्रुप नंबर से देख सकते हैं। तो ये हमारा सोडियम जो है ना फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो फर्स्ट इसका 1 वैलेंसी हो गया, तो वैलेंसी इस प्रकार से निकाला जाता है। फिर और अच्छे से सीखेंगे हम लोग वैलेंसी को। तो इसमें क्या है ट्रांजिटिव मेटल वाला में कि जितना भी ट्रांजिटिव मेटल का एलिमेंट है, जैसे कि आपको देखिएगा इसका जो भी देखिएगा नाइट्रोजन को ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, ये सब क्या करता है, बहुत सारा ये सब जो है आपको लाइक करता है, बहुत सारा वैलेंसी लाइक करता है, बहुत सारा है। उधर देखिएगा तो कोबाल्ट है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, ये सब बहुत सारा आपको अलग अलग वैलेंसी लाइक करता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे किसको, पीटी में देख रहे थे, पीटी में। अब बात आता है क्या, ट्राइड्स लॉ कौन दिए थे, ऑक्टेव्स लॉ कौन दिए थे, कुछ भी नहीं बचेगा। ट्राइड्स लॉ देखिए, ट्राइड्स लॉ, और एक होता है ऑक्टेव्स लॉ, ऑक्टेव लॉ। ट्राइड्स लॉ को हम लोग बोलते हैं त्रिक का नियम, त्रिक नियम। और यह दिए थे कौन, तो डोब्रेनर दिए थे, जो भी थे डोब्रेनर दिए थे। अब याद रखेंगे क्या, 3 एलिमेंट लिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का हो जाएगा 19। अगर मास नंबर की बात करें तो लिथियम का 7, सोडियम का 11, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी सोडियम का 23 हो जाएगा, और पोटेशियम का कितना हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से, पोटेशियम का 40 नहीं सर 39 होता है, बहुत बढ़िया। अब सोचिए कि अगर इस दोनों को लेकर जोड़ दिया जाए 39 + 7/2 तो कितना होगा 46/2, यानी कि 23 आ गया। यानी कि 23 क्या हुआ, तो 23 जो हो गया सेकेंड वाले का मास आ गया। यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मास को लेकर जोड़ेंगे तो सेकेंड वाले का मास आ जाएगा। यही बताए थे ट्राइड्स लॉ में डोब्रेनर। अब गुस्सा तो जरूर निकालते, क्योंकि डोब्रेनर सबसे पहले पीटी बनाने की कोशिश किए लेकिन असफल हो गए और दमित्री मेंडली बाजी मार दिए। तो वहां पे जब इनको गुस्सा, इसके वजह से क्या किए, इसके वजह से फिर ये लौटे और इन्होंने लाकर क्या कर दिया, ट्राइड्स लॉ दे दिया हम लोगों को। ट्राइड्स लॉ यानी त्रिक नियम दे दिए। तो क्लियर है त्रिक नियम क्या होता है ट्राइड्स लॉ। सर इसको कोई भी 3 एलिमेंट लेके नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं